राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पेट की भूख। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्यामलाल जी 70 साल के थे और घर में आज अकेले थे। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूं तो वो थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए ना। क्या करें बेचारे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजीव को फ़ोन लगा दिया और बोले, बेटा राजीव, कैसे हो तुम और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में वापस लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है बेटा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को संध्या की छोटी बहन यानी कि मेरी साली की एंगेजमेंट है। हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। अब कम से कम 1 सप्ताह तो पिताजी लग ही जाएगा। यह सुनकर श्यामलाल जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिन मैं यहाँ कैसे रहूँगा? जो राशन घर में पड़ा था वह तो अब ख़त्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और पैसे भी कहाँ हैं मेरे पास जो खरीद कर ले आता। बेटा, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। और यह कहकर श्यामलाल जी फबक फबक कर रो पड़े। तो उनका बेटा राजू बोला, पिताजी, कमाल करते हैं आप। इतना सारा राशन रखकर आई थी आपकी बहू आपके लिए, इतनी जल्दी आपने वह सब कैसे ख़त्म कर दिया? तो श्यामलाल जी बड़ी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो ख़त्म हो गया। फिर राजीव बोला, अब जो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा पिताजी। एंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब सरिता का भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतजाम मुझे ही देखना होगा पिताजी। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं वापस आऊँगा तो उसका हिसाब कर दूँगा। श्यामलाल जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्हें फ़ोन में से आवाज़ सुनाई पड़ी, राजीव, कहाँ हो तुम? तो राजीव बोला, हाँ हाँ, अभी आया। और फिर वह अपने पिताजी से फ़ोन पर बोला, पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फ़ोन रखता हूँ। राजीव ने फ़ोन काट दिया था, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर श्यामलाल जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। श्यामलाल जी सोचने लगे, जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रखकर अपने पिता को अकेले छोड़कर चला गया और वहाँ अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद कि माँ बाप का दर्द भी उसे दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार श्यामलाल जी पास की राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर श्यामलाल जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब करें तो वो क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बैठे बैठे श्यामलाल जी को कुछ ख्याल आया और वह जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। वहाँ जाकर देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरित किया जा रहा था। श्यामलाल जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे, आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा? बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। इस तरह तो वह 1 सप्ताह तक भूखे नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ तो इंतजाम
उन्हें करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल अमरूद खरीद लो, 30 रुपये किलो हैं। उन्हें देखकर श्यामलाल जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा यह अमरूद तुम कहाँ से लाते हो? तो वह बच्चे बोले, अंकल मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा बाग है, जिन अंकल का वह बाग है वह हमें उनके अमरूद बेचने के बदले पैसे देते हैं। अंकल आप अमरूद लोगे क्या? तब श्यामलाल जी बोले, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। यह कहकर श्यामलाल जी अपने घर वापस आ गए, लेकिन फिर सोचने लगे, अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमाकर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमाकर खा सकता? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं हूँ। अगले ही दिन श्यामलाल जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी देर में ही मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू किए। जैसे ही तो ज़्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्चा तो निकाल ही लेते थे। लेकिन कहीं दुनिया वाले उसके बेटे को गलत ना समझे, यह सोचकर श्यामलाल जी अपने मुंह को स्वाफे से ढक लिया था ताकि वह किसी की पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज श्यामलाल जी को 4 दिन बीत चुके थे। आज जब श्यामलाल जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी श्यामलाल जी वहाँ फल बेचने आ बैठे थे। थोड़ी देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन श्यामलाल जी अभी तक नहीं उठे थे। यह सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा, इसलिए वहीं बैठे रहे। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहाँ बैठे देखकर एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है। ऐसी आंधी तूफान में भी यह बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान तेज हो गया था और श्यामलाल जी का स्वाफा उनके मुंह से जो ढका हुआ था वह अचानक हवा में उड़ गया और वे घबरा कर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया, लेकिन श्यामलाल जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी यह हालत होगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। श्यामलाल जी और कमला जी का एक बेटा राजीव और एक बेटी रानी थी। छोटा होने के कारण उसे बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था माता पिता ने। कितनी उम्मीदें थी उन्हें अपने बेटे से। पढ़ाई में भी होशियार था राजीव। उच्च शिक्षा के लिए श्यामलाल जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। वहीं कॉलेज में ही राजीव की सरिता से मुलाकात हुई। दिखने में हैंडसम राजीव सरिता को तो पहली नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद राजीव को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब कमला जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इसलिए श्यामलाल जी ने राजीव के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर की बागडोर संभाल सके। तो राजीव ने बताया कि पिताजी वह सरिता से प्यार करता है। यह सुनकर श्यामलाल जी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि सरिता के पिता बहुत पैसे वाले हैं और श्यामलाल जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। उन्हें तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनके घर में रच बस जाए। लेकिन सरिता और राजीव ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और सरिता के पिता उनकी हर एक बात मानते थे। तो राजीव की जिद के कारण माता पिता भी ना चाहते हुए राजीव के रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे और उनका कुछ दिनों बाद ही विवाह कर दिया था। शादी के 1 महीना तो राजीव और सरिता घूमने फिरने में बिता दिए। घूमे फिरे, शॉपिंग में मस्त रहे।
उसके बाद भी सरिता आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति की कमला जी को यह सब पसंद नहीं था। तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देर थी कि सरिता ने तो घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को साफ तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखलंदाजी हो यह वह बिल्कुल सहन नहीं करेगी। राजीव ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वह सरिता को टोका टाकी ना किया करें। बहू के यह रंग देखकर कमला जी और श्यामलाल जी तो जैसे स्तब्ध रह गए थे। धीरे धीरे कमला जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वह अपने पति श्यामलाल जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। श्यामलाल जी की बेटी रानी कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन सरिता को अपनी ननद फूटी आँख नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 2 बरस बाद सरिता और राजीव का बच्चा इस दुनिया में आया। अब उनका बेटा 5 बरस का हुआ तो उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही सरिता के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। राजीव की बहन रानी भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब सरिता ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब रानी अपने घर जाने को तैयार हुई, उसी समय सरिता ने शोर मचा दिया कि उसकी माँ का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपनी ननद के बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच अपनी माँ का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया और कहने लगी, देखो राजीव, यह क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन कभी देखे नहीं होंगे ना। चाहिए थे इन्हें तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना, छी छी। राजीव ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और यह देखकर रानी तो हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों में आंसू बहाते हुए वो उस दिन अपने ससुराल चली गई। फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, सरिता, भगवान से डरना। जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया है एक दिन वह लौटकर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वह रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर रानी बेटी पर लगे चोरी का इल्ज़ाम का सदमा जो श्यामलाल जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहाँ आना जाना बंद कर दिया था। कभी कभार फ़ोन करके पिता का हालचाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन सरिता के पास उसके मम्मी पापा का फ़ोन आया और बोले, सरिता बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है। एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब सरिता ने अपने पति राजीव से बात की तो राजीव बोला, अगर हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इस बात पर सरिता भड़क उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या? तो राजीव बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा सरिता, लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे? उनके लिए खाना कौन पकाएगा? तो सरिता बोली, अच्छा, आज अपने पिता के लिए बड़ा प्रेम जाग रहा है तुम्हारे दिल में। मेरी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं होती और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती है। तो वह कहने लगे, अरे सरिता, लेकिन पिताजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। राजीव ने कहा, अच्छा, अच्छे भले तो हैं। सरिता कहने लगी, तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ है इनकी तबीयत को? जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं तो क्या खड़े खड़े अपने लिए 2 रोटियां नहीं सेक सकते? मैं उनके लिए घर पर सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी। आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। संध्या ने अपना जो मशवरा राजीव को बता दिया।
तो राजीव बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में मैं जीत पाया हूँ क्या? यह कहकर राजीव अपने ऑफिस जाने लगा। तभी सरिता ने आवाज़ दी, राजीव, मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। मेरे मम्मी पापा हर बार हमें कितना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना। सरिता ने इतना कहा तो राजीव ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने ऑफिस के लिए चला गया। शाम के समय श्यामलाल जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जाएंगे, आप यहाँ अकेले रहना। ऐसे कहता हुआ उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, श्यामलाल, किस सोच में पड़ गए मित्र? तो पोते की बात पर पर्दा डालते हुए श्यामलाल जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, यह तो ऐसे ही मस्ती कर रहा है, बच्चा है। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे? और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाएं। जब इतने दिन जिंदगी अकेले काट ली है तो आगे भी कट ही जाएगी, और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो मैं बना ही सकता हूँ। कहते कहते श्यामलाल जी का स्वर रुआंसा सा हो गया था। कुछ देर बातचीत करके श्यामलाल जी का मित्र तो अपने घर वापस चला गया, लेकिन श्यामलाल जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते के द्वारा कही गई बातें घूम रही थीं। अगले दिन जब वे सुबह की सैर के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी बहू सरिता बाहर आई तो श्यामलाल जी बोले, अरे बहू, राजीव तैयार हो गया क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या उसे ऑफिस नहीं जाना है? तब सरिता भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्यों? अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में तुम पूछ रहे हो? जरूर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हो। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है, कभी तो उनको भी आराम से रहने दीजिए करो। बहू की तीखी बातें सुनकर श्यामलाल जी चुप बैठ गए। इतने में राजीव तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे सरिता, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। सरिता बोली, ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर सरिता रसोई घर में चली गई तो श्यामलाल जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेटा कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहूं। तभी राजीव बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ रखी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर ज़रूरत को तो हम पूरा करते हैं, और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं सरिता के हाथ में मिलाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। यह बात सुनकर श्यामलाल जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? अभी श्यामलाल जी ने इतना ही कहा था कि सरिता रसोई घर से बाहर निकलकर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी राजीव कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल प्राइवेसी है ही नहीं। तभी राजीव बोल उठा, पिताजी, आपको यह बात कैसे मालूम हुई? आपको पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने बेटे और बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनते हैं पिताजी। मुझे आपसे यह उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तभी श्यामलाल जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी।
क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना ही भरोसा है? और वैसे भी यह बात तो मुझे गोलू ने बताई थी कि वह नानी के घर जा रहा है, और इसीलिए मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है, इसलिए सोचता हूँ कि कुछ पैसे मेरे पास भी होने चाहिए। तभी राजीव बात बदलता हुआ बोला, तो हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से सरिता के मायके जा रहे हैं, उसके मम्मी पापा ने हमें बुलाया है। इतनी बात सुनकर श्यामलाल जी बोले, पर बेटा 1-2 दिन की बात होती तो कुछ नहीं था, लेकिन 5 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा। तभी सरिता गुस्से में बोली, बस हमने कहीं जाने की बात की नहीं कि शुरू हो गए आपके पिताजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं है, या फिर हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और यह तय हो चुका है। ऐसा कहकर सरिता पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई और राजीव अपनी नौकरी पर चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद सरिता ने हमेशा की तरह श्यामलाल जी से घर की झाड़ पोंछ करवाई और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी, और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो सरिता श्यामलाल जी के पास आई और बोली, पिताजी यह लीजिए 2000 रुपये अपने पास रखिए। यह देखकर श्यामलाल जी को मन ही मन खुशी हुई कि चलो बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। फिर वे औपचारिकता निभाते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो सरिता बोली, अरे यह पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू की चीज़ों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला यह सब कल पैसे लेने आएंगे, तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्जी खरीदने की आपको ज़रूरत है नहीं, और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की कोई ज़रूरत पड़ेगी। श्यामलाल जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली तो थक हार कर श्यामलाल जी ने अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते श्यामलाल जी अचानक वर्तमान में आए। जब उनके फ़ोन की घंटी बजी, श्यामलाल जी की बेटी रानी का फ़ोन आया था। बोली, हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी के अपनेपन भरी आवाज़ सुनकर श्यामलाल जी का मन भर आया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। यह सुनकर रानी बोली, तो क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं पिताजी? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वह सब कौन करता है? तो श्यामलाल जी रुंधे आवाज़ में बोले, बेटा तुम मेरी चिंता मत करो। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई करना सब सीख गया हूँ बेटी। फिर अपने लिए 2 रोटियाँ बनाने में क्या हर्ज है? यह बात सुनते ही रानी की आंखों में आंसू बह निकले। उनके पिता जिन्हें कभी 1 गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वह कुछ नहीं बोल सकी और रानी ने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब श्यामलाल जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर नहीं हैं और मुझसे मिलने कौन आएगा? सोचते हुए श्यामलाल जी बाहर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी रानी को देखकर वे हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आईं और बोले, अरे बेटी रानी। तभी रानी के बच्चे भी नानू नानू कहते हुए अपने नानू की टांगों से लिपट गए। श्यामलाल जी ने बच्चों को बाहों में भर लिया और प्यार से सहलाकर उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आ जाओ,
कितने सालों बाद तुम्हें देखने को मिला है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। कहते हुए श्यामलाल जी रुआंसे से हो गए। तभी रानी बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आ जाती। भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ, इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर नहीं रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी पिताजी। तभी उनका दामाद बोला, पिताजी क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटी दामाद से अपनापन पाकर श्यामलाल जी की आंखें भीग गईं और वो फिर बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है, लेकिन तुम्हारी भाभी यह सब बातें नहीं समझेगी। अभी यह बातें चली रही थी कि रानी के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। श्यामलाल जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर श्यामलाल जी घर में अंदर चले गए और रसोई घर में जाकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि सरिता तो पहले ही बिस्किट, मठड़ी और बाकी के स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर गई थी। उसी समय रानी भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताइए, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही श्यामलाल जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊँ बिटिया, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने घर में मैं भिखारी बन बैठा हूँ। समझ में नहीं आता बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए श्यामलाल जी की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर रानी बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पिताजी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आपकी यह परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए रानी ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल और कुछ स्नैक्स घर पर मंगवा लिए। पहले उन लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर श्यामलाल जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए थे। उधर शाम के समय श्यामलाल जी के दोस्त जब उनसे मिलने आए तो वे बोले, अरे वाह श्यामलाल जी, क्या बात है, रानी बिटिया आई है। तब श्यामलाल जी हंसकर बोले, अरे आओ ना, देखो बच्चों के आने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। रानी तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर श्यामलाल जी के दोस्त बोले, श्यामलाल जी, तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझसे कभी पानी तक भी नहीं पूछा गया था, और आज बिटिया ने तो मुझे चाय बनाकर पिला दी। यह सुनकर रानी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो वह बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती। यहाँ रहते हुए तेरे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारे पैसे तो तेरे भाई भाभी ले लेते हैं और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। इनसे तो मेरी हालत ही अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए मेरा भी पूरा ध्यान रखती है। अकेला रहता हूँ बिटिया, लेकिन शान से जीता हूँ। और घर के काम क्या है, पैसे हाथ में हो तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। यह बात सुनकर रानी कुछ सोच में पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए राजीव का बेटा गोलू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे वह जो चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो मम्मी, यह तो दादू हैं। यह बात सुनकर रानी कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी गोलू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो सरिता बोली, अच्छा दिखा तो, कहाँ देखा तूने अपने दादू को। तो गोलू ने मोबाइल से एक वीडियो लगा दी और यह वही वीडियो था जो आंधी तूफान के समय उस लोकल न्यूज रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें श्यामलाल जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वह वीडियो देखकर तो सरिता के होश ही उड़ गए। फिर सरिता ने अपने पति राजीव को भी वह वीडियो दिखाई और बोली,
यह देखिए जी, क्या गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी हमारी पीठ पीछे। पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने। राजीव को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वह बोला, कुछ नहीं, बोला यह मेरे पिताजी नहीं हो सकते। कहने लगा, ठीक है। सरिता कहने लगी, अभी पता लग जाएगा, मैं अभी आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए सरिता ने श्यामलाल जी को फ़ोन लगाया। पिताजी, सरिता कहने लगी, आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? तब श्यामलाल जी बोले, लेकिन बहू ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सरिता बोली, अच्छा, अब अनजान तो आप ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही श्यामलाल जी थोड़ा सकपका गए। तभी सरिता बोली, आपसे तो मैं घर आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरी साफ सफाई रखिएगा। अभी सरिता यह सब बोल ही रही थी, तभी रानी के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया और वह कहने लगी, पिताजी यह पीछे से शोर कैसा हो रहा है? घर पर कोई आया है क्या, या आपने किसी को फ़ोन करके बुला लिया? बताते क्यों नहीं? कहते हुए सरिता की भौएं तन गई। तभी श्यामलाल जी हड़बड़ाते हुए बोले, वह बहू बात यह है। तभी सरिता बोली, अरे ठीक से बताते क्यों नहीं, वो क्या कह रही हैं? तभी रानी आगे आई और बोली, मुझे फ़ोन दीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ। रानी बोली, क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तभी सरिता बोली, अच्छा, पहले तो हम सबके रहते हुए हमारे घर से चोरी की थी तुमने, और अब हमारी पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो क्या? किसने बुलाया था तुम्हें? जब इतने सालों से नाराज होकर बैठी हो तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो रानी बोली, अरे भाभी, आपका घर क्यों? यह घर मेरा नहीं है। अगर मैं नाराज भी हो गई तो सिर्फ आपसे ही हुई थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हो तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सरिता भड़कते हुए बोली, फ़ोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके रहूंगी। तो रानी बोली, अच्छा, जो तुमसे बन पड़े भाभी वह कर लो। ऐसा कहकर रानी ने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर श्यामलाल जी डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। वह कांपते हुए बोले, बेटी, यह तूने क्या कर दिया? तेरे भाई भाभी यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो रानी बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? यह घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या यह बात आप भूल गए? आप इस बात का फैसला आपको खुद ही करना होगा। आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं? खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं, या अपनी बची जिंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहते हैं? बेटी की बातें सुनकर श्यामलाल जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब सरिता ने अपने पति राजीव को फ़ोन पर हुई सारी बातें बताईं, तो वे दोनों अपने बेटे को लेकर जल्दी जल्दी में अगले ही दिन घर वापस आ गए। और आते ही सरिता बस अपनी ननंद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तभी राजीव भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी रानी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था भैया की भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफ़ों को समझोगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो यह घर मेरा भी है, मेरा भी इस घर में हिस्सेदारी है। वह बात अलग है
कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। यह सुनकर सरिता गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी ननंद पर हाथ उठाने लगी, तभी श्यामलाल जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सरिता बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत आ गई है, लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है, जो आवाज में जोश आ गया है। तभी राजीव का बेटा गोलू स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। फिर सरिता बोली, वह सब तो मैं बाद में देखूंगी बेटा, लेकिन अभी बाप बेटी को मैं नहीं इनको छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। यह सुनते ही श्यामलाल जी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वह गुस्से भरी कड़कती आवाज में बोले, बेशरम औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए और ना ही कोई तमीज तुम्हें सिखाई है। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब और नहीं। यह घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी राजीव गुस्से में बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसी बात कहने की? तो श्यामलाल जी ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो राजीव बोला, आप चाहे जो कर लें, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील बाबू अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? यह घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। यह बात सुनकर राजीव हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज उसके हाथ में थमाया और बोले, 1 सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिता के पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वह तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। यह सुनते ही राजीव और सरिता की हवा निकल गई। वह एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर राजीव ने सरिता को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन श्यामलाल जी ने तय कर लिया था कि वह अब कमजोर नहीं पड़ेंगे और जोरदार आवाज में श्यामलाल जी बोले, यह मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना बेटा। तुम लोगों की मैं रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। ऐसा कहकर श्यामलाल जी अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद राजीव अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वह घर छोड़कर चला गया। अब श्यामलाल जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी रानी को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए रानी ने तय कर लिया कि वह अपने पिता को साथ ले जाएगी। उसने अपने पिता को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन श्यामलाल जी ने उनके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। तो रानी ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार बिठा दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता था। अब रानी हर रोज अपने पिता से फोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती थी। अब श्यामलाल जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। अपने मित्र के साथ वह सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते तो कभी मंदिर गुरुद्वारे में चले जाते, कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया था कि अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। लेकिन इधर अपने पिता के साथ
इतनी नाइंसाफी करने के बाद भला उनका बेटा बहू सुख शांति की जिंदगी कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद राजीव और सरिता ने एक किराए का घर ले लिया, लेकिन अब परेशानी यह थी, राजीव के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ना ही ऊपर के घर का किराया, और इधर भी किराया देना था जहाँ रह रहे थे, मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। इस हालत में भला सरिता कैसे गुजारा कर सकती थी। अब उन दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे और एक दिन अपने पति से लड़कर सरिता अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी सरिता की भाभी ने उसकी खूब आवोभगत की। कुछ दिन बहुत अच्छे से सरिता के गुजरे, लेकिन धीरे धीरे सरिता अपनी भाभी की नज़रों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार सरिता के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब खोजने लगी। इसी दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन गया और सरिता की भाभी को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। आखिरकार सरिता के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा सरिता ने अपनी ननंद के साथ किया था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चैन कहीं मिल नहीं रही है। बहुत महंगी चैन थी। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। फिर सरिता की भाभी ने सबके सामने सरिता की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकालकर खोजबीन करने लगी। यह देखकर सरिता गुस्से में आ गई और बोली, भाभी यह क्या कर रही हो आप? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चैन निकल आई। यह देखकर तो सरिता के होश ही उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी सरिता का भाई बोला, सरिता अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही सरिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननंद रानी पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननंद सब लोगों के सामने गुनहगार बन गई थी। आज सरिता को उसकी भाभी ने गुनहगार बना दिया और उसके सभी गुनाहों की सजा आज सरिता को मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो सरिता के पास अपना मायका रह गया था और न ही ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी सरिता के पास पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। अब सरिता को अपने किए पर पछतावा भी था, लेकिन उसने जो अपने ससुर के साथ किया और जो ननंद के साथ किया वो तो उसके कर्म उसके आगे आने थे। इसलिए जैसा करोगे वैसा ही कर्म तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए कहा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।